हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एंटी नेट एग्जाम्स, योर DTPLSB एग्जाम्स एंड योर बोर्ड एग्जाम्स टू। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि तब भी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। देखिए, आज के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहां हर चीज़ में इतना कंपटीशन है कि हर एक मैन्युफैक्चरर और हर एक सेलर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, अपनी सेल इंक्रीज करने में लगा हुआ है, क्योंकि सेल इंक्रीज होगी तो उसके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। तो वो अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए कई बार क्या करता है, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है। जिससे क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, वो लोग जो उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो उस नुकसान से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, जिसे बोलते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये एक्ट क्या होता है, द एक्ट विच इज मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक, देखिए ये एक्ट कब बना। सबसे पहले आपका एक्ट बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था, आपका ई कॉमर्स नहीं होती थी, आपकी इतनी ज़्यादा ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग नहीं होती थी। जैसे आज के टाइम में आपके अमेज़न है, आपके फ्लिपकार्ट है, और ऐसे बहुत सी साइट्स है, जो मिंत्रा है, OLX है, और ऐसी दर्जनों आपकी वेबसाइट्स है जहाँ से क्या हो रहा है, आपका सामान क्या हो रहा है, परचेज और सेल किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब क्या होता है, पहले क्या होता था कि अगर किसी कंज्यूमर को कुछ नुकसान होता था तो ये वेबसाइट्स क्या कह देते कि आपको केस करना है तो आप सेलर के ऊपर कीजिए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में फॉल्ट है। लेकिन अब उस ड्रॉबैक को कवर करते हुए एक जो आपका पुराना प्रोटेक्शन एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसको खत्म करके एक नया एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कोपरा बोल देते हैं, 2019। इसमें आपके ई कॉमर्स को भी क्या किया गया, शामिल किया गया, और उसके लिए भी स्पेशल गाइडलाइंस इशू की गई, स्पेशल ऑर्डर इशू किए गए कि कौन कौन से रूल्स आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को भी फॉलो करने हैं। और ऐसे ही उसमें कुछ चेंजेस और किए गए जो आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए जरूरी थे। तो ये कोपरा 2019 कैसे एग्जिस्टेंस में आया। देखिए, सबसे पहले ये क्या हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ। ठीक, पार्लियामेंट में पास हुआ। कब, ये आपका हुआ 6 अगस्त 2019 को। ये बिल आपका पास हो गया। क्या था, तब तक ये एक्ट नहीं बना था, ये सिर्फ क्या था, आपका बिल था, कोपरा बिल आपका ये पास हो गया था। कब, 6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में। उसके बाद 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट की सहमति मिल गई और ये ऑफिशियल गैजेट में आपके में क्या हो गया था, छप गया था। और उसके बाद ये इफेक्टिव फोर्स में कब आया, कब से यूज होना स्टार्ट हो गया, ये हुआ आपका 20 जुलाई 2020 से। ठीक, तो ये था कि कैसे आपका जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया और उसकी वर्किंग स्टार्ट हुई। तो देखिए, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या आता है, कंज्यूमर क्या होता है आपका। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हु इज योर कंज्यूमर। कंज्यूमर सिर्फ आपका वो माना जाता है जो उस गुड्स या सर्विस को डायरेक्ट कंज्यूम करता है, जो खुद अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उस गुड्स या सर्विस को यूज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर। अगर आपने कोई सामान रीसेल के पर्पस के लिए खरीदा है या अपने बिजनेस के लिए, किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है, तो वो आपका
तब आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे, और तब अगर आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए कंज्यूमर क्या आता है, एनी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो खुद डायरेक्ट उन्हें कंज्यूम करता है। कौन इंक्लूड नहीं होता, अगर क्या कर रहा है, कोई रिसेल के लिए गुड्स या सर्विस को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, या फिर फॉर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, जैसे आपके होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं, वो आपके कंज्यूमर नहीं होते। ठीक, ये एक्ट आपका कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये एक्ट आपका होल इंडिया, आपका होल इंडिया ये क्या होता है, अप्लाई होता है, होल इंडिया अप्लाई होता है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में आपका ये नहीं लगता, और बाकी पूरे इंडिया में आपका ये ला अप्लाई होता है, और आपकी ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स और सर्विसेज पर ये ला अप्लाई होता है। ठीक है, गुड्स तो कोई भी हो सकता है, आपने क्या किया, अपना कोई प्रेशर कुकर परचेज किया, कोई बाइक परचेज की, कोई कार परचेज की, इसी तरीके से किसी भी टाइप का फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, मान लीजिए आपने कोई होटल सर्विस ली, वहाँ पे आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली, आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ पर आपको अच्छी सर्विसेज नहीं मिला, खाना अच्छा नहीं था, वहाँ जो आपके वेटर्स थे, जो मैनेजर्स थे, उनका बिहेव अच्छा नहीं था, तो किसी भी तरीके की गुड्स या सर्विस हो, सभी अंडर आती हैं आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि द एक्ट, इस एक्ट में आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मीन जब कोई भी चीज चाहे वो ऑफलाइन खरीदी गई हो, मीन्स डायरेक्ट आपने जाके किसी शॉप से, किसी शोरूम से परचेज की है, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने किसी इंटरनेट के थ्रू, किसी वेबसाइट से, जैसे मान लीजिए आपने किसी अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, ऐसे किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कोई सामान खरीदा है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से आपने, जब वही अगर किसी डायरेक्ट आपने किसी वेबसाइट से कोई सामान खरीदा है। टेली शॉपिंग, टेली शॉपिंग क्या होता है, जैसे आपकी जो टीवी में एड्स दिखाते हैं, जैसे आपने देखा होगा होम शॉप 18 की होती है, वो आपको टीवी में क्या दिखाते हैं, प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, ये दिखाते हैं उनकी अलग अलग फीचर्स दिखाते हैं आपको, फिर आप क्या करते हो, वो नंबर देते हैं, उस नंबर पर कॉल करके अपने ऑर्डर करते हो, तो वो होती है आपकी टेली शॉपिंग। डायरेक्ट सेलिंग, कोई डायरेक्ट आप शॉप से खरीद रहे हो या बेच रहे हो। मल्टी लेवल सेलिंग्स, मल्टी लेवल सेलिंग्स मतलब जो आपकी चेन चलती है या फिर जो ब्रांचेस चलती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसे 1 से 2, फिर 2 से आगे 4 लेवल्स बढ़ गए, अलग अलग लेवल्स पे ऐसे करके जो आपकी मार्केटिंग की चेन बनाकर सामान बेचा जाता है। तो किसी भी के भी थ्रू अगर कोई सामान बेचा गया है तो वो सभी गुड्स और सर्विसेज आपकी इस एक्ट के अंडर कवर होती हैं। नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ अ कंज्यूमर। इस एक्ट के अंडर आपके राइट क्या क्या है एक कंज्यूमर के तौर पे। तो फर्स्ट वन क्या है, टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मीन्स आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, अगर कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिससे आपकी लाइफ या आपकी प्रॉपर्टी को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। मान लीजिए उन्होंने, कोई कंपनी है गीजर बना रही है, लेकिन उस गीजर में क्या है, अर्थिंग का नहीं है सिस्टम, और उसमें करंट आ गया तो उससे आपकी लाइफ को भी, और अगर जैसे उससे कुछ शॉर्ट सर्किट होके और आग वगैरह हो लग गई तो उससे अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो वो सब आपका क्या होता है, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उसमें क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। ये आपका राइट होता है कोई भी कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में ना निकाले। नेक्स्ट, टू बी इन्फॉर्म अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट पे, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो आपके पास एज ए कंज्यूमर आपको पूरा राइट होता है कि आपको उसकी अच्छे से क्वालिटी पता होनी चाहिए, क्वांटिटी कि वो कितने ग्राम का है, उसके प्योरिटी स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, उसके प्राइस, वो सब आपके जो पैकेट्स पर क्या होने चाहिए, ऊपर दिए होने चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आपने एक मैगी का पैकेट खरीदा तो उस पर लिखा होता है 90 ग्राम
की है, ठीक है, कितनी ग्राम है, क्या क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, ऐसे ही उसकी प्राइस लिखा होता है कि 10 रुपी है या 12 रुपीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एक्सेस टू वैरायटी एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। आपको हर एक प्रोडक्ट की डिफरेंट वैरायटीज मिलनी चाहिए। मीन्स मान लीजिए आपको एक शैम्पू लेना है तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी सेलर या कोई भी दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का सामान खरीदने के लिए। उसे आपको कंप्लीट वैरायटी दिखानी है और सभी वैरायटी के जितने भी आपके मतलब आइटम्स हैं सबके क्या करने हैं, आपको सारी क्वालिटीज आपको बतानी है। फिर वो आपकी चॉइस होगी कि आप किसे प्रेफरेंस देते हैं, किसे परचेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फोर्थ क्या कह रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, मीन्स अगर क्या आपको कोई गलत प्रोडक्ट बेचा गया है, कोई प्रोडक्ट का कोई फॉल्टी प्रोडक्ट बेचा गया है या कोई सर्विस इनकम्प्लीट दी गई है। मीन्स मान लीजिए आपने कोई मिठाई परचेज की तो उसने क्या किया, ऊपर आपको तो दिखाया कि वो 1 kg की है लेकिन वो 900 ग्राम की ही आपको दी। मीन्स वेट में कुछ कमी कर दिया, फिर क्वालिटी अच्छी नहीं दी। तो अगर कुछ भी आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है तो उसका आपको रिड्रेसल मीन्स उसका आप जब केस करते हो, जब शिकायत करते हो तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये थे आपके कंज्यूमर के राइट्स। नेक्स्ट देखिए जो एक नई चीज जो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आई है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, CCPA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस बनने के। ये पहले जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था जो उसमें ये चीज नहीं थी, ये अभी एक्ट में बनाई गई है एक अलग से, क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एक एक्ट में क्या किया गया है, एक अलग से एक अथॉरिटी बनाई है उस अथॉरिटी को बहुत सारी पावर्स दी हैं। आप डायरेक्ट जाकर यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। आपको जो आपकी फॉर्म्स बनी हुई हैं आगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पर जो कोर्ट्स हैं उनमें जाने की बजाय अगर आपके साथ कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है तो आप CCA के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं और CCPA को पूरी पावर होती है कि वो उस आपके सॉल्यूशन को सुनेंगे और उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अभी हम डिटेल में करेंगे कि क्या क्या उसके पास पावर होती है। तो क्या होता है ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, देखिए ये सिर्फ एक 1 टायर बॉडी होती है। 1 टायर बॉडी मीन्स जैसे आपकी जो फॉर्म्स हैं, जो कोर्ट्स हैं आपके, वो डिफरेंट लेवल पर बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, लेकिन ये सिर्फ एक ही होती है, सेंट्रल लेवल पर ही होती है। आपको ऑल इंडिया कहीं से भी कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर आपके साथ हुई है तो आप कहाँ शिकायत करेंगे, CCPA में आप शिकायत करेंगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको एनफोर्स करता है। आपके CCPA की पावर्स क्या क्या होती हैं, देखिए फर्स्ट वन क्या है, कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस। जो आपकी CCPA है वो इन्वेस्टिगेशंस कर सकती है। मान लीजिए कि किसी कस्टमर ने शिकायत की कि उसके प्रोडक्ट एक फॉल्टी प्रोडक्ट निकल गया, तो CCPA के पास ये पावर होती है कि वो खुद उस प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन करे, उस कंपनी में जाए और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या प्रोडक्ट बेचा, किस क्वालिटी का था और क्या उसमें कमी आई। रिकॉल द फॉल्टी प्रोडक्ट्स, वो रिकॉल का ऑर्डर दे सकता है, मार्केट से अपने क्या कीजिए, अपने प्रोडक्ट को वापस मंगवा लीजिए। वो उस प्रोडक्ट को खुद मंगा सकता है और उसकी इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफॉल्टर। जो डिफॉल्टर पार्टी है मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है जिसने डिफॉल्ट किया है उस प्रोडक्ट में, वो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं कंज्यूमर के बिहाफ पर। डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है कंज्यूमर के साथ वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मीन्स मान लीजिए क्या कर सकते हैं, जैसे उसने क्या किया कि गलत क्वालिटी का, जैसे प्रेशर कुकर बेच रहे थे तो वो सब स्टैंडर्ड का बेच दिया किसी कस्टमर को
और वो वहां पे जाके मान लीजिए उसके घर में फट गया, तो नुकसान हो गया कंज्यूमर का, और कंज्यूमर ने सीसीपीए में शिकायत की। जब सीसीपीए ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो उसको रियल में वो प्रोडक्ट फॉल्टी मिला, तो सीसीपीए के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास ये राइट होता है कि वो उसे मार्केट वापस से अपने पास बुला सकता है, रिकॉल कर सकता है कि मार्केट से सामान उठाइए, और डिसकंटिन्यू मीन्स उसको बनाना ही, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर सकता है, उसके लाइसेंस ही रद्द कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही मिसलीडिंग एड्स होती हैं आपकी बहुत सारी, कुछ ऐसे ही एड बना देते हैं, जैसे कि आपकी एड बना देते हैं कि फेयरनेस के ऊपर बना देते हैं कि फेयर एंड लवली क्रीम दिखा देते हैं, और दिखाते हैं कि सिर्फ जो सक्सेस है उसके लिए आपको फेयर स्किन होना, गुड लुक होना है। तो वो इस तरीके की अगर कोई मिसलीडिंग एड्स हैं उसको भी क्या कर देते हैं, कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है, मीन्स वो एड आप टीवी पर नहीं दिखा सकते। एंड इम्पोज पेनल्टीज, क्या कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है उस डिफॉल्टर के ऊपर, मतलब वो मैन्युफैक्चरर या सेलर जिसने डिफॉल्ट किया है, और किस पर लगा सकता है, मेन पॉइंट ये पहले नहीं था 1986 में, लेकिन अब ये 2019 में है, जो आपके सेलिब्रिटीज होते हैं, जो आपके एम्बेसडर बनते हैं, जो मीन्स जहाँ मान लीजिए जो आपकी एड देते हैं, जैसे फर्स्ट क्राई की एड देते हैं कौन, अमिताभ बच्चन, तो अगर वो उसका प्रोडक्ट फॉल्टी निकलता है, लेकिन पब्लिक ने क्या किया, आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपके ट्रस्ट की वजह से उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, तो अब सेलिब्रिटीज को भी पहले क्या करना होगा, वो भी ऐसे ही अपना नाम नहीं दे सकते, नहीं तो अगर कुछ प्रोडक्ट फॉल्टी पाया गया तो सेलिब्रिटीज को भी क्या हो सकती है, पेनल्टी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट था, ये था सीसीपीए, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दी कि कहीं भी पूरे इंडिया में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। एक मेन चीज क्या होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आप जो अपनी शिकायत है, देखिए पहले क्या होता था 1986 में क्या वाले एक्ट में क्या था कि जब भी हमें कोई शिकायत करनी होती थी तो हमें वहां करनी होती थी जहां सेलर का ऑफिस होता था, उसी स्टेट की फोरम में हम या उसी डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म में हम शिकायत कर सकते थे। लेकिन अब चेंज कर दिया गया है, अब जहां पर क्या है, जो बायर है, जहां पर बायर है उस बायर के एरिया में जो भी ऑफिस है आप वहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और एक क्या है, अब आप अपनी ई फाइल ई थ्रू ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, और जो आपकी हियरिंग्स होती है आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद क्या है, जो आपके 3 टायर क्या होती है, रिड्रेसल एजेंसीज होती है, मीन्स जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर आपके जो केस हैं वो लड़ती है और आपको सॉल्यूशंस देती हैं। ठीक, तो देखिए ये फर्स्ट वन क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। पहले इनकी लिमिट कम होती थी, लेकिन अब इनकी क्या की है, जो जुरिडिक्शंस की लिमिट है, मीन्स जितने प्रोडक्ट की अमाउंट तक आप केस कर सकते हो वो बढ़ा दी गई है। अब अगर आपका प्रोडक्ट 1 करोड़ रुपए तक का है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर शिकायत पर केस दर्ज कर सकते हैं, और अगर आपका प्रोडक्ट 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की अमाउंट का है तो आप स्टेट फॉर्म में जाके अपना केस कीजिए, और अगर आपका प्रोडक्ट 10 करोड़ से भी ज्यादा का है तो आप कहाँ जाएंगे, नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये थे। अगर एक चीज और क्या, इनको बोलते हैं हम 3 टायर बॉडी, मीन्स आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट ने एक फैसला दे दिया लेकिन आप उसके फैसले से क्या है, सहमत नहीं है, तो आप स्टेट लेवल पर जाकर उस स्टेट फॉर्म में जाकर क्या कर सकते हैं, अपना केस फिर से कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट से भी क्या है, सेटिस्फाई नहीं है, स्टेट के फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो आप नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर उसके फैसले से भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे, तो फिर आप जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी। यहाँ हाई कोर्ट का कहीं यूज नहीं होता, बस ये, इसके बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनका जो फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन
होगा। ठीक है, तो ये थी जो आपकी 3 लेवल पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस तैयार की गई है। देखिए डिफरेंस है दोनों में, ये रिड्रेसल कमीशंस है और वो क्या है, एक अथॉरिटी बनाई है। कहाँ शिकायत अगर आपको करनी है तो आप यहाँ करोगे, उसके बाद जो केस होगा वो कहाँ होगा, आपका रिड्रेसल कमीशंस के अंडर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया कि और कोपरा के क्या क्या फीचर्स हैं कि आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट को ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और जो उसकी हियरिंग्स होती हैं वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और नई चीज क्या आई 2019 के एक्ट में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। मीन्स देखिए क्या होता है, जो आपका कोर्ट है उसमें बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, हजारों लाखों केसेस चलते रहते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, ऐसे आपका नंबर बहुत कई बार लेट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अब इस एक्ट ने क्या किया, एक मीडिएशन सेल बना दिए। क्या क्या, हर जो आपने ये 3 अभी आपने क्या पढ़े, 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, जो 3 कोर्ट आपके बनाए गए थे, इन सब के नीचे अलग अलग एक क्या किए, मीडिएशन सेल बना दिए। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो बायर और सेलर हैं वो आपस में अपने केस को क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, आपस में ही एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मीडिएशन सेल टू बी क्रिएटेड, मीडिएशन सेल टू बी क्रिएटेड अंडर द रिस्पेक्टिव रिड्रेसल कमीशंस। मींस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल मीडिएशन सेल, जो स्टेट लेवल है उसके नीचे स्टेट लेवल मीडिएशन सेल, एंड जो नेशनल लेवल है उसके नीचे नेशनल लेवल मीडिएशन सेल एक बना देते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो दोनों पार्टी है वो आपसी सहमति कर लेती हैं और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के उस केस को खत्म कर देते हैं। और जो आपका जो ये मीडिएशन सेल का फॉर्मूला का जो डिसीजन होता है उसी को फाइनल डिसीजन माना जाता है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर एक बार सहमति हो गई, इसने फैसला सुना दिया, अब आप कहे कि नहीं हम तो फिर से केस करेंगे और फिर आप उसमें जाए, नहीं, इसका केस इसका जो डिसीजन है वो चेंज नहीं हो सकता, फिर फाइनल इसका डिसीजन माना ही जाता है। ठीक है, ये था आपका जो मीडिएशन सेल्स इसमें बनाई गई है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अब इसमें पहले क्या होता था, आपकी प्रोडक्ट लाइबिलिटी नहीं होती थी। पहले क्या था, मान लीजिए आपने प्रेशर कुकर खरीदा है, कितने का, मान लीजिए आपने 2000 का एक प्रेशर कुकर परचेज किया है। ठीक है, गिव मी अ मिनट। मान लीजिए आपने क्या किया, एक प्रेशर कुकर परचेज किया, कितने का, 2000 रुपीज का। अब वो जब आप खाना बना रहे थे तो वो क्या हुआ, फट गया वो, और फट गया तो आपको क्या हुई, इंजरी हुई, और उससे आपके मेडिकल चार्जेस, जब आप मेडिकल में आपके गए तो आपके मेडिकल चार्जेस लग गए, मान लीजिए आपके 20,000 रुपीज लग गए। तो जो पहले जो आपका एक्ट था, जो आपका कोपरा एक्ट था 1986, वो कहता था कि जो लाइबल है सेलर, जो सेलर की लाइबिलिटी है वो सिर्फ 2000, जो आपके प्रेशर कुकर का एमआरपी था केवल वहीं तक बनती थी, और बाकी किसी की उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती थी। लेकिन जो आपका न्यू एक्ट आया है कोपरा 2019, ये क्या कहता है, ये कहता है कि उसको वो 2000 तो देने हैं, उसके साथ साथ जो उसके इंजरी आई है उसे, और जो वो खर्चे हुए हैं वो सब भी उसे पे करने पड़ेंगे। मीन्स अब उसको 2000 प्लस 22,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये होते हैं आपकी प्रोडक्ट लाइबिलिटी। ठीक, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या कह रहा है, कंपनसेशन फॉर हार्म, इंजरी एंड डैमेज। और क्या हो सकता है, आपका कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, जब ये पता है कि आपका प्रोडक्ट इतना खतरनाक है, इतना हैजार्डियस टू लाइफ है, तो वो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं और उन पर पेनल्टी लगा सकते हैं। जनरली आपकी जो पेनल्टी होती है वो क्या होती है, अप टू 2 ईयर्स, मीन्स 2 साल तक, मैक्सिमम 2 साल तक वो आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, मीन्स आपको जेल हो सकती है, और 10 लाख रुपए तक आपके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं। और अगर सब्सिक्वेंट आप क्या कर रहे हैं, गलती कर रहा है एक सेलर, सब्सिक्वेंट क्या कर रहा है, वो
ऑफेंसेस कर रहा है तो ये लाइबिलिटी 2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 5 साल की जेल और लाइबिलिटी 50 लाख रुपए तक इन फॉर्म ऑफ मनी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी हो गया। नेक्स्ट एक 2019 में और क्या किया गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई है। ये काउंसिल क्या होती है, सिंपली एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो आपकी जो एडवाइजरी जो पूरी एक्ट है उसमें जो अगर चेंजेस करने हैं कुछ तो उसके अंडर वो क्या करती है, अपने ओपिनियंस देती हैं। इसका भी इतना खास रोल आपके सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, ये सब था आपका क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगर एक ब्रीफ वे देखें तो हम इसमें क्या क्या होगा, आपका क्या क्या कवर किया, इसमें जो न्यू चेंजेस, जो मेजर चेंजेस आए हैं वो क्या क्या आए हैं। सबसे पहला आपका इसमें क्या किया गया है, ई कॉमर्स को कवर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट और क्या चेंजेस हुए इसमें, आपके जो आपकी ज्यूरिडिक्शन लिमिट्स थी, ज्यूरिडिक्शन लिमिट्स थी वो इंक्रीज कर दी गई। क्या हुई, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दी 1 करोड़ रुपए तक। ठीक, आपकी स्टेट लेवल पर वो कितने तक की कर दी, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक, और नेशनल लेवल पर कर दी वो कितनी, अबोव 10 करोड़ रुपए। ठीक है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की। नेक्स्ट और क्या चेंजेस हुए आपके, थर्ड वन इज कि आप जो अपनी शिकायत है, पहले वो कहाँ होती थी, जहां आपका सेलर का ऑफिस होता था वहां, लेकिन अब आप कहाँ कर सकते हैं, अब आप वो जहां पर बायर है, जहां बायर को नुकसान हुआ है वही उसी शहर के उसी सिटी के कोर्ट में आप जाकर वो शिकायत अपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट कर सकते हैं, मीन्स आप अपनी कंप्लेंट को ई फाइल ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को। नेक्स्ट, आपकी जो सुनवाई है आप उसको क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या, CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई, जो आपकी सभी जितनी भी कंप्लेंट्स है सभी का सॉल्यूशन करेगी, और जिसके पास बहुत ज्यादा जिसे पावर दी गई है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट और एक क्या आया इंपॉर्टेंट आपका इसमें, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। ठीक, जो अभी हमने पीछे से अच्छे से समझा कि पहले क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट के MRP तक उनसे चुकाना होता था सेलर को, लेकिन अब अगर बायर को कोई इंजरी हुई है, कोई नुकसान हुआ है तो उसे वो भी पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुई आपकी पेनल्टीज, हमने क्या पढ़ी, पेनल्टीज कहां तक लगा सकते हैं, 2 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक वन टाइम में, और अगर बार बार सब्सिक्वेंटली वही ऑफेंसेस कर वही वो कर रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो फिर वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये सब किया, और स्पेशल और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, इसमें आपके ई कॉमर्स को ऐड किया गया है। क्या किया इसमें, आपकी ई कॉमर्स को ऐड किया गया। पहले की कंपनियां क्या करती थी ई कॉमर्स की, अगर कोई भी प्रोडक्ट गलत निकलता था तो वेबसाइट्स क्या बोलती थी कि सेलर इसके लिए जिम्मेदार है और आप सेलर के ऊपर केस कीजिए। लेकिन अब क्योंकि लोग क्या करते हैं, आपकी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे भरोसा करके सामान खरीद रहे हैं, उन्हें सेलर का नहीं पता होता, तो अब नए लॉ में क्या किया गया है, ई कॉमर्स को ध्यान दिया गया है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल द ई कॉमर्स चेंजेस, आपका जो ई कॉमर्स है वो कितना चेंज हो गया न्यू कॉपरा एक्ट 2019 से। तो आपकी क्या हुई है, इसमें जो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जो आपकी माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्या किए गए हैं, न्यू रूल्स बनाए गए हैं। इसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं
आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उन्हें डिस्क्लोज करना होगा। क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा, क्या क्या हाईलाइट करना होगा आपका रिलेटेड टू रिफंड। ठीक, आपको क्या करना है कि आपका कितनी जल्दी आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा, और अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा और कितने टाइम के अंदर वो मिल जाएगा। आपका एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपके मोड्स ऑफ शिपमेंट की, ठीक, मोड ऑफ पेमेंट की, नेक्स्ट गारंटी अगर आपने अपने प्रोडक्ट पर कोई दी है तो गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड वगैरह, कंट्री ऑफ ओरिजिन मीन्स जो आपका जो ये प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो किस कंट्री का प्रोडक्ट है। ठीक है, वो इंडिया का है या कोई और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है किसी दूसरी कंट्री का है। मोड ऑफ पेमेंट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ पेमेंट और सिक्योरिटी ऑफ मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, वो सिक्योर होगी, कहीं से आपको कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, डिलीवरी टाइम, कितने टाइम में वो पे कर देंगे, और बाकी क्या क्या हो सकता है, जैसे आपकी जो आपके सेलर्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मींस उनका एड्रेस, ठीक है, उनकी वेबसाइट, ईमेल आईडी वगैरह, और बाकी जितनी भी एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स वगैरह होते हैं उन्हें सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के लिए क्या रूल एक और बनाया कि जब भी कोई कस्टमर शिकायत करेगा तो उसे क्या करना है, जब भी कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करते हैं उसको एक्नॉलेज करना है विद इन 48 आवर्स। मीन्स उसको रिप्लाई, एक्नॉलेज का मतलब उसे रिप्लाई करना है कि यस सर, हमें आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई है, हमें आपकी कंप्लेंट मिल गई है और हम उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और उसके 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ, जिस दिन कंज्यूमर ने शिकायत की थी उसके 1 मंथ के अंदर वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए उनकी प्रॉब्लम, मीन्स रिड्रेसल कर देना चाहिए, सॉल्यूशन कर देना चाहिए कंज्यूमर की प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये था मेजर चेंजेस जो ई कॉमर्स के लिए, जो रूल्स जो ई कॉमर्स के लिए बनाए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।